Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। आज हम लोग कक्षा 11 के प्रश्नावली 2.2 यानी चैप्टर नाम रिलेशन एंड फंक्शन एक चैप्टर है। इससे रिलेटेड प्रश्नावली 2.2 को आज पूरी तरह से पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है a is equal to curly bracket 1 2 3 dot 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 14 r is equal to curly bracket स्मॉल ब्रैकेट में x और y such that 3x minus y बराबर 0, जहां x y एलिमेंट a मतलब x और y के सभी अवयव a वाले अवयव में क्या है उपस्थित है या a समुच्चय में उपस्थित है के द्वारा a गुणे a का संबंध हमें लिखना r लिखना है और इसके प्रांत सहप्रांत और परिसर भी लिखने हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, एक चीज थोड़ा समझ लीजिए। यहां पे दिया गया 3x माइनस वाई बराबर 0, मतलब क्या है कि x और y का एक ऐसा मान रखिए आप कि जिनका एक दूसरे से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 0 प्राप्त हो जाए। बात समझ रहे हैं आप, मतलब 3x माइनस वाई बराबर 0 यानी इन दोनों का ऐसा गुणनखंड है या ऐसा सब्ट्रैक्शन या एडिशन है कि एक दूसरे के संयोग से इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे हल में लिखेंगे माना a बराबर इस ब्रैकेट में लिखा गया है, कितना लिखा गया है 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक 14 तक है, तो आपने लिख लिया क्या 14 तक। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। जहां पे r इज इक्वल टू, अब देखिए क्या लिखा गया है, कर्ली ब्रैकेट में क्या है x है यहाँ पे कॉमा y और ये बंद हो गया, फिर से यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 0। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक चीज देखिए, यहां आपको करने क्या है, जहां का मतलब समझिएगा, जहां जब आ गया तो उस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन गया, मतलब यहां आपके पास हो जाएगा x कामा y एलिमेंट a, मतलब क्या है कि x और y का कुल वैल्यू a में क्या है उपस्थित है, x और y का संपूर्ण वैल्यू a में क्या है उपस्थित है। ठीक है, जब इतना वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो उनके द्वारा हमें क्या करना है, के द्वारा a इंटू ए का संबंध निकालना है। a इंटू ए का क्या करना है, हमें संबंध ज्ञात करना है, संबंध बताएं या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्या करना है, हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि a की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू कितना है, और क्या हम ऐसा मान रखें कि इसके हिसाब से x और y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, यहां पे चलिए मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू, अगर हम x की वैल्यू कुछ अपने हिसाब से रखें तो काम बन सकता है, या ये भी लिख सकते हैं हम इसके हिसाब से क्या कि a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक 14 तक। ठीक है, और उसके बाद से r इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम यहां मझोले गोष्ठ में ही x कॉमा y कर लेते हैं, और एक किसका एलिमेंट है, तो हम लिख सकते हैं सच दैट 3x माइनस वाई बराबर कितना 0। इतनी बात समझ रहे हैं, जहां पहली बात, जहां x जो है ये संपूर्ण एलिमेंट है किसका, a का। x क्या है, संपूर्ण एलिमेंट है a का। देखिए ये जो आप देख रहे हैं एलिमेंट का मतलब क्या होते हैं, तत्व, या हम कह सकते हैं इसको क्या अवयव। तो देखिए a जो दिया गया है ये आप देख रहे हैं a की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर कहां तक जाएगा 14 तक जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, r की वैल्यू पुट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मानते हैं यहाँ पे, चलिए माना कि x की वैल्यू हमने मान लिया 1 मान लिया 2 मान लिया 3 मान लिया 4 मान लिया 5 मान लिया 6 मान लिया, डॉट डॉट 14 तक मान सकते हैं। लेकिन हमें करने क्या है कि यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, x की वैल्यू अगर हम ये कह दें कि यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 0, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि y बराबर 3x। नहीं हो सकता है y बराबर 3x, क्योंकि हमने y को पक्षांतर कर लिया इस साइड में, तो जो इसका चिन्ह है वो प्लस में हो जाएगा। अब जैसे ही प्लस में होगा तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर 3x माइनस वाई बराबर 0 है, y बराबर 3x दिया गया है, हम ये कहें कि x की वैल्यू हम एक बार 1 रखते हैं। क्या करते हैं? 1 रखते हैं। तो x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे कि x का मान 1 रखने पर। तो ये बताइए, यदि हम इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हमें y की वैल्यू नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना? 3। यानी हमने x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू क्या निकल गया? 3 निकल गया। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों का युग्म क्या बना है? एक तो बना है 1 और एक बना है 3। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू 1 रखा है ना, तो हम यहाँ पे x बराबर 2 रखने पर आपके पास इक्वेशन क्या है? y बराबर 3 इंटू 2, यानी y की वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया। बात समझिए, आपने x की वैल्यू क्या रखा? 2 रखा, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गया? 6 मिल गया। और जैसे ही 6 मिल जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 2 और 6। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। चलिए, हमें एक चीज ध्यान रखना है, इस चीज को आगे स्टेप ले जाएंगे तो खुद ही आप समझ जाएंगे कि हमने 14 तक जब मान रखा है तो Q4 तक या Q5 तक ही रख रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार और करते हैं। x बराबर 3 रखने पर, अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या बन जाएगा? तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 इंटू 3। देखिए यहाँ पे आपका इक्वेशन यही ना है, y बराबर 3x। हमने x की वैल्यू क्या रखने के लिए कहा? 3 रखने के लिए कहा। तो y की जगह पे y 3 की जगह 3x की जगह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा y बराबर कितना? 9। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, x की वैल्यू ये आ गया, y की वैल्यू ये आ गया, इसका मतलब क्या बन जाएगा? ये 3 और 9 बन जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हम फिर रखते हैं x बराबर 4 रखने पर। क्या करेंगे हम? x की वैल्यू अब 4 रखेंगे, तो रख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? y बराबर 3 इंटू 4, यानी y बराबर क्या बन गया? यहाँ पे हो जाएगा 12। कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। और जब 12 बन जाएगा तो आपके पास x और y का मान रख देंगे तो क्या बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा यहाँ पे और 12 बन जाएगा यहाँ पे। बात समझ रहे हैं आप? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के अंक रखे हैं, और एक चीज यहाँ पे नोटिस ये करना है कि हमारे पास अवयवों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। मतलब 14 तक ही तो काउंटिंग करना है इसका, यानी जितने भी इसमें प्राकृत संख्याएं हो कितनी है? 14 है। तो जब 14 यानी 14 तक है, हमने 12 तक मान रख लिया। अगर हम ये कहें कि अगर हम x का मान अगर हम 5 रख देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5, यानी y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, जो कि इसमें उपस्थित नहीं है। और जब उपस्थित नहीं है तो आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ये 15 जो है इस प्राकृत संख्या से क्या है? बड़ा है, यानी इस प्राकृत संख्या में उपस्थित नहीं है, तो हम 5 नहीं रख सकते हैं। बात समझ लिया आप? अब सुनिए थोड़ा सा, यहाँ अब आपके पास कितने अवयव मिले हैं कुल मिला के? तो यहां से स्टार्ट करते हैं एक बार, और यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कितना है? 1 3 है, तो आप बनाइए यहाँ पे 1 3, एक बन गया। दूसरा कितना है? 2 6 है, तो यहां बन गया 2 6 हो गया। तीसरा कितना है? 3 9 है, तो यहां बन गया 3 9 बन गया। और चौथा कितना है? 4 12 है, तो यहां बन गया 4 और 12। इतनी बात कंफर्म है? किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इसका मान ये दिया गया है कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करना है। मतलब डोमेन, रेंज और कोडोमेन, मतलब इसका को रेंज निकालने हैं, अर्थात इनका प्रांत भी निकालने हैं, सहप्रांत भी निकालने हैं, और क्या निकालने हैं? परिसर भी निकालने हैं। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं पहली बात। पहला चीज क्या है इसमें? फर्स्ट में हमें ज्ञात करना है प्रांत। क्या ज्ञात करना है? प्रांत। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रांत की बात आएगी तो इसमें पहला जो अवयव होता है, प्रथम अवयव जो होता है वो आपका प्रांत होता है। प्रांत का मतलब क्या, हम आपको बिल्कुल डायग्राम विन आरेख के द्वारा भी समझाएंगे आपको। तो प्रांत यानी पहला अवयव, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला,
ये चारों मिलेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें प्रांत, यानी 1 2 3 और यहाँ पे 4। क्लियर है? पहला अवयव x होता है, दूसरा y होता है। हमने x की वैल्यू हर जगह जो मान रखा है वही लगभग प्रांत में बने हैं। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू क्या है 4 है। तो जो पहला x का मान होता है वो आपका प्रांत होता है, यानी प्रांत की वैल्यू क्या आ गया 1 2 और 3 और 4 तक आ गया। यहां तक क्लियर है? चलिए, यानी एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, यानी ये वाला जो मान है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आर का प्रांत, आर का प्रांत। तो आर का प्रांत आपको निकल गया। अब क्या निकालने हैं आपको? अब निकालने हैं आर का सहप्रांत। क्या निकालने हैं? सहप्रांत। तो आप बताइए आर का सहप्रांत क्या बनेगा? तो आप सीधी सीधी सहप्रांतिक परिसर निकालना है इसका। तो आर का अगर हम परिसर निकालते हैं तो इसका परिसर क्या बन जाएगा? तो आप बताएंगे क्या? जो y का वैल्यू होता है यही इसका क्या बनता है? परिसर बनता है। मतलब क्या क्या है? 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है और उसके बाद 12 है। परिसर बन गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां अब आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यदि r का परिसर हमने 3 6 9 12 रख दिया तो r का परिसर 3 6 9 12 है। अब क्या बन रहा है आपका? सहप्रांत बन रहा है ना। तो यहां लिखेंगे हम r का सहप्रांत बराबर, r का सहप्रांत बराबर। तो सहप्रांत मतलब समझ रहे हैं आप? प्रांत परिसर का युग्म। मतलब ये कि जितने तक आपके पास अवयव है सभी के सभी लिख देने हैं आपको। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 13 और यहाँ पे 14 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं कि परिसर, यहाँ लिख सकते हैं परिसर, ये सबसेट हो जाते हैं किसका? समस्त मान या सहप्रांत का। यानी परिसर सबसेट उप समुच्चय है किसका? सहप्रांत का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम? सहप्रांत का। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसका डायग्राम वेन आरेख से बता रहे थे ना आपको कि प्रांत सहप्रांत कैसे ज्ञात करने हैं आपको। तो देखिए इस टाइप से बना लीजिएगा आप बुक में। अगर ऐसे कर लेते तो और बेटर रहेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में भी और इसके हिसाब से ही किया जाता है। तो आप विशेष रूप से इसको ध्यान से देखिए क्या करना है। अब इसमें क्या करेंगे? डोमेन और रेंज लिखेंगे। ये आपका डोमेन है, ठीक है। उसके बाद से ये आपका रेंज है, ठीक। चलिए इसका टोटल वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहां पे लिख लीजिएगा। अब देखिए इसे पूरे अंकों को लिखिए आप। मतलब पहले इसका मान निकालना है, पहले और दूसरे से। डोमेन आपका जो बनेगा वो प्रांत बन जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे कर लीजिए 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11, यहाँ 12, यहाँ 13 और यहाँ पे 14। कोई बात नहीं इससे, ठीक है। और दूसरे चरण में क्या करना है आपके? इनके जिनसे मिलाप हो रहे हैं वो अंक लिख लीजिए पहले, ताकि फटफट आगे से ही मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3, उसके बाद से 6, उसके बाद से 9, उसके बाद से 12, उसके बाद से 14। क्योंकि इसके आगे तो कोई अंक है ही नहीं। चाहेंगे तो आप 11 12 13 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ 1 भी दे रहे हैं, 2 भी हो जाएगा और 3 हो गया तो 4 हो जाएगा, 5 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, 9 हो गया, 10 कर लेते हैं, 11 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो गया तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक तो इसमें है बट इसमें नहीं ना है, हमें एक दूसरे से मिलाना। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इनके मैच वाले, मतलब अगर 1 है तो 1 का मिलाप किससे है? 2 से है। 1 का मिलाप किससे है? 2 से है। तो चाहेंगे तो 1 3, ठीक है, 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस टाइप के मान को क्या कर सकते हैं आप? लिख सकते हैं। चलिए अगर मिलाना चाह रहे हैं आप तो एक दूसरे से मिला सकते हैं। क्या करेंगे आप? 2 को मिला लेंगे किससे? 2 को किसके मिलाएंगे? किससे मिलाएंगे? यहाँ पे एक दूसरे को मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 और 3 है एक दूसरे में, 1 का मिलान 2 से है तो आप 1 का 3 में, 2 का 6 में ऐसे मिला लीजिए। 1 का 3 से, 2 का 6 से मिला लीजिए, 3 का 9 से मिला लीजिए और 12 का 4 से मिला लीजिए। यही इसका क्या बन जाएगा? आरेख बन जाएगा, ठीक है।
तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृत संख्या r इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट x कामा y सच दैट y बराबर x प्लस 5। एक संख्या 4 से कम प्राकृत संख्या है x कामा y एलिमेंट n, मतलब जो प्राकृतिक नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या मिलेंगे उनके सभी एलिमेंट सभी अवयव x और y में हम पुट करेंगे। r को परिभाषित करना है जिसमें रोस्टर रूप में प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, चलिए यहाँ लिख लेते हैं हल, और हल में हम दिखाएंगे r बराबर मझोले कोष्ठ के अंदर छोटा कोष्ठ है x कामा y, यहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस 5 है। ध्यान रहे यहाँ हमें करना क्या है कि y बराबर x प्लस जो 5 दिया गया है इसमें कह रहा है कि 4 से कम प्राकृत संख्या का मैंने ऐसा मान निकालना है कि एक दूसरे को घटाने के बाद x और y की प्राकृतिक जो संख्या मान है वो हमें क्या हो जाए, ज्ञात हो जाए। तो ये बात समझ में आ रही है, x प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ y बराबर x प्लस 5 है, इसके हिसाब से हमें करने क्या है कि जो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इसका मान लिखिए कम प्राकृतिक संख्या जो बन रहा है उसका मान कितना होगा, तो लिख सकते हैं x, यहाँ पे लिखिएगा x। जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, यानी x की जो वैल्यू है पुट करना है उसे हम लिख सकते हैं कि x संख्या, जो x संख्या है वो 4 से क्या है, कम प्राकृत संख्या है। 4 से कम क्या है, प्राकृत संख्या है। जब 4 से कम प्राकृत संख्या, इसका मतलब 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तभी तो इसका कम प्राकृत संख्या निकलेंगी। तो हम अब यहाँ पे करेंगे क्या कि इस वाले इक्वेशन को, इस समीकरण को हम नीचे लिख लेते हैं, या कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू x प्लस जो 5 दिया गया है, तो ये बताइए हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू नहीं पुट करते हैं सिर्फ y की वैल्यू में रखना होगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे हम तो y माइनस 5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू y माइनस 5 हो गया, तो एक चीज हमें ध्यान देना है थोड़ा यहाँ पे कि इनके जो वास्तविक मान है उनको पुट करना है, यानी जो नेचुरल नंबर आपके बनेंगे उसको हमें ध्यान देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जो संख्या है, यानी x की संख्या 4 से कम होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं। क्या पूछा गया, 4 से कम ना, तो 4 से कम संख्या क्या बनेगी, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3, बस इतना ही तक बनेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो, अब इसमें क्या दिखाएंगे, x और y का एलिमेंट, यानी x कामा y एलिमेंट, x कामा y एलिमेंट किसका बनेगा, n का बनेगा। x कामा y एलिमेंट किसका बनेगा, n का बनेगा। तो इसको आप ऐसे दिखा लीजिए। चलिए हम लोग पुट करते हैं क्या कि y बराबर हम लोग 1, 2 और 3 मानने पर आसान तरीके में लिख सकते हैं। y की वैल्यू एक बार 1 मानेंगे, एक बार 2 मानेंगे, एक बार 3 मानेंगे, तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट हो जाएगी, निकल सकती है। तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग, x की और y की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे, x की, सॉरी एक काम कीजिए, कितना, 4 से कम ना, तो y की वैल्यू ऐसा कीजिए, देखिए यहाँ पे लिखिए 6, यहाँ पे लिखिए 7 और यहाँ पे लिख लीजिए 8। देखिए कैसे हो जा रहा है ये। अब यहाँ कितना x की वैल्यू, अब हम अगर इसको रेस्टर विधि में मतलब लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू, अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर r की वैल्यू पुट कर लेंगे हम। देखिए क्या कहा कि x और y का जो एलिमेंट है नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में है, मतलब 1, 2, 3 के अंदर ही है, 4 के अंदर ही है। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, y की वैल्यू क्या रखना है, हमें 6 रखना है एक बार, तो रखेंगे 6 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या बन गया 8, यानी x बराबर क्या बन गया 1। x बराबर क्या बन गया 1। तो क्यों हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जब हमने y की वैल्यू पहली बार हमने 6 रखा, जब 6 रखा और x की वैल्यू 1 आया है, इसका मतलब हो गया 1 और 6, यही तो इसका मतलब बना। चलिए अब यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, और क्या करना है कि हमें y की वैल्यू 7 रखना है। यहाँ लिख लीजिए एक बार, y का मान 7 रखने पर
जब y का मान 7 रखा जाएगा तो निश्चित रूप से इस वाले इक्वेशन पे हम लोग आएंगे, और जब यहाँ आएंगे तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, यानी x बराबर क्या बन गया 2। जब x की वैल्यू हमें 2 मिल गया तो निश्चित रूप से y की वैल्यू 7 था, यानी क्या बन गया 2 और 7। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब देखिए, अब करना क्या है, y का मान कितना रखना है 8 रखने पर। हम क्यों रख रहे हैं 8, थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्यों 6 रखें, क्यों 7 रखें, आप क्यों 8 रख रहे हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y का मान 8 रखने पर तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसके हिसाब से ये बन जाएगा x इज इक्वल टू y की जगह पे 8 और माइनस 5, तो x की वैल्यू कितना बन गया 3। x की वैल्यू कितना बन गया 3 बन गया। तो जब x की वैल्यू 3 बन गया तो हमें पर्याप्त रूप से क्या मान मिल गया, यहाँ पे बन गया x की वैल्यू 3 और यहाँ पे कितना हो गया 8। यही तो बना। अगर हम ये कह दें कि चलिए हम लोग 4 रखेंगे तो कहा गया ना कि जो x की संख्या है वो 4 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और जब 4 से कम होगा तो निश्चित रूप से 3 तक ही आएगा, और 3 तक की वैल्यू क्या निकल गई, इतना निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ लिख सकते हैं हम r इज इक्वल टू, इस मझोले पोस्ट के अंदर पहली मान क्या है 1 6, तो यहाँ पे छोटा पोस्ट में लिख लीजिएगा 1 और 6। दूसरा कितना आया है, तो यहाँ पे है 2 और 7, और तीसरा कितना आया है, तो 3 और 8 आया है। इतना क्लियर है? आप इसको मझोले पोस्ट के अंदर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब देखिए, दो चीज याद करना है हमें, आर का प्रांत निकालना है और आर का परिसर निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर का प्रांत बराबर, तो आर का प्रांत पहले ही बताया, प्रांत जो होता है पहला अवयव होता है, ध्यान रखिएगा, पहला मतलब x जो होता है वो आर का प्रांत से डिनोट करते हैं उसको। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम मझोले कोष्ठ के अंदर 1 2 और यहाँ पे 3 बन जाएगा, 1 2 और 3 बन गया। यहाँ पे आर का प्रांत क्या बन गया 1 2 3। अब यहाँ पे लिखेंगे हम आर का परिसर, आर का परिसर। तो आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया है जो परिसर निकलेगा वो सेकंड वाला होता है 6 7 और 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आर का परिसर निकालना है, तो इस मझोले कोष्ठ के अंदर क्या बनेगा 6 बन जाएगा, 7 बन जाएगा और यहाँ पे 8 बन जाएगा। यहाँ तक कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो इस चीज़ का हमें क्या निकालना है, वेन आरेख डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे आप बना लीजिए इस टाइप से, यहाँ भी एक बना लीजिए। ठीक है। अब देखिए आसान में 1 2 3 है ना, तो पहले 1 2 3 को आगे कर दीजिए, मतलब 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा, यहाँ 4, यहाँ पे आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया। चलिए इतना तक लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि सिर्फ केवल 3 तक ही लेना है। दूसरे में आपको दिख रहा है 6 7 8, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कितना 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, चलिए 9 हो गया, यहाँ पे 10, यहाँ 11, यहाँ 12 और यहाँ पे 13। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलिए इसको हम बताते हैं क्या, प्रांत हो जाएगा, और ये क्या बन गया इसका परिसर बन गया। चाहेंगे तो आप डोमेन और रेंज में भी निकाल सकते हैं। रेंज मतलब समझिए क्या है, जैसे यहाँ पे ये परिसर है, परिसर, रेंज का मतलब फैलाव। जैसे नहीं कहा जाता है कि कोई दूरी है कितने रेंज में है, तो परिसर हो गया, इसका फैलाव इसके साथ कैसे है, इनको इंक्लूड कर लीजिए, दूसरे से जोड़ लीजिए। तो ये 6 का था और ये आपका 2 7 का था, आप खुद देख लीजिए, इसमें 1 6 2 7 और 3 8 है, इसका हमने इससे भी मैच कर लिया। ठीक है, और यही सब मिल करके क्या बन जाएंगे, इनके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन है a बराबर 1 2 3 5 और b बराबर 4 6 9, तो a से b में संबंध क्या है ये बताना है आपको। और जो r दिया गया है ये आपका रोस्टर r इज इक्वल टू x कामा y सच दैट x और y का अंतर विषम होना चाहिए, x एलिमेंट a कामा y एलिमेंट b, और r को रोस्टर विधि से हमें हल करना है या उसके रूप में लिखना है। तो देखिए कहा गया है क्या कि x और y के बीच का अंतर विषम होना चाहिए। आपको पता है कि जितने भी विषम संख्याएं होती हैं वो क्या, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ये सब क्या है, ये सब विषम संख्याएं हैं।
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें x और y के बीच का जो अंतर है वो हमें क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और हल में बनेगा आपका a बराबर, हम सबसे पहले a का जो वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ये बन गया 1 2 3 और यहाँ पे है 5, इसको बंद कर लेते हैं। और दूसरा b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं b बराबर, यहाँ मौजूदा कोष्ठ के अंदर 4 6 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग r की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो r बराबर क्या निकालने हैं, मौजूदा कोष्ठ के अंदर ही आपको लिखना है क्या, x y और यहाँ पे सच दैट x और y दोनों का अंतर निकालना है ना, x और y का अंतर विषम हो, इस बात को ध्यान देना है। हमें x और y के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो कैसी संख्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। और आपको पता है कि जितनी विषम संख्या होती है 1 3 5 6 इस टाइप में आने चाहिए। ये बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ। अगर हम इसका पूरा मान, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है ना क्या कि x एलिमेंट a y एलिमेंट b, बात समझिए, x के सभी अवयव यानी a से मैच कराएंगे हम लोग, यानी a के सभी अवयव x में उपस्थिति होनी चाहिए और b के सभी अवयव y में उपस्थित या y के सभी अवयव b में उपस्थित होने चाहिए। इस बात को समझ रहे हैं आप। चलिए तो इसको विस्तार रूप से हम करते क्या है कि इनके बीच के अंतर को क्या बनाना है, हमें विषम संख्या बनानी है। तो ये बताइए, अगर हम लिखे यहाँ पे r बराबर इस मझोले कोष्ठ के अंदर, पहली बात अगर हम लोग 4 में से 1 को अगर घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा, मिलेगा ना। 4 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 3, यानी इस टाइप से 4 - 1 = 3। तो हमने पहले x को घटाया और प्राप्त किया हुआ y के रूप में, अर्थात एक विषम संख्या के रूप में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 1 और यहाँ पे 4। बात थोड़ा समझिए आप। b से हमने a को घटाया, b वाले अवयव को पहली बार हमने a में से घटाया तो हमें जो भी संख्या प्राप्त हुई वो कैसा प्राप्त हुआ, विषम हुआ। आप देखिए 4 में से अगर 3 को हम घटा देंगे तो 4 में से अगर 1 को घटा देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा ना। और पूछा क्या गया है कि विषम संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, ये कैसी संख्या है, विषम है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, एक बार 6 से तुलना कर लेते हैं इसमें। अगर हम 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा ना, और आपको पता है 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो क्यों नहीं हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका मान कितना, 1 और यहाँ पे 6। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब बात थोड़ा सा इससे है, 9 में से अगर 1 को घटाएंगे तो 8 मिल जाएगा, और 8 कैसी संख्या है, सम संख्या, तो विषम का कोई सवाल ही नहीं है। अब देखिए 9 में से अगर 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 7 मिल जाएगा, और 7 भी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 7। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब इस टाइप में, अब हमने 9 से 2 को घटाया तो 7 मिल गया। अगर हम 9 में से 3 घटाएंगे तब तो 6 मिल जाएगा ना। 9 में से 1 भी घटाएंगे तो 8 मिल जाएगा ना, तो सम संख्या हो जाएगी। अगर 9 में से हमने 5 को घटाया तो 4 मिल जाएगा, ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आ जाइए, 3 के बारे में सोचते हैं। अगर 3 में से 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे हम तो 1 मिल जाएगा। 1 भी एक प्राकृत संख्या में विषम संख्या का मान होता है, विषम संख्या कहलाता है। इसका मतलब 3 और 4 का कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, और इस टाइप में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब 3 और 4 हो जाएगा तो निश्चित रूप से 3 और 4 एक दूसरे से अगर हम सेपरेट करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 आपको पता है कैसी संख्या है, विषम संख्या। यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर हम लोग 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा ना, इसका मतलब ये भी एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे 3 और 6 का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे हम लोग कर लेते हैं। अगर हम 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, इसका मतलब ये भी आपका विषम संख्या हो जाएगा। तो 5 और 4 का योग बना लेते हैं, ठीक। अब देखिए अगर हम ये कहें कि 5 में से 4 घटाने के बाद हमें अगर इसका एक विषम संख्या प्राप्त हो तो 5 में से 6 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 और 6,
और इनको हम बंद कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 9 में से 4 घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसी कोई अब संख्या नहीं मिलेगी जिनको घटाने के बाद से हमें विषम संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये इनके टोटल क्या बन गए, अवयव बन गए। अब हमें करना क्या है, थोड़ा देख लीजिए। 1 4 4 में से 1 जाएगा, 3 6 में से 1 जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 में से 2 7 7 तो है नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप 9 कर लीजिएगा। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बन जाएगा, क्योंकि 9 इसमें है और 2 इसमें है। 7 तो है नहीं, गलती से लिख दिया गया था। 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा विषम संख्या, 5 में से 4 जाएगा 1 विषम संख्या, और 6 में से 5 जाएगा क्या है, विषम संख्या। यही अब देखिए, अगर इनका अंतर निकालेंगे, ये समझने के लिए बता रहे हैं हम, अंतर अगर निकालना है देखिए, अगर हम 4 - 1 करेंगे 3, ठीक है, यहाँ पे 6 - 1 करेंगे 5, यहाँ पे 9 - 2 करेंगे 7, ठीक है। और उसके बाद से अगर इसके लिए लाएंगे हम 4 - 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसके बाद से 6 - 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, उसके बाद से 5 - 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद से क्या है 5 - 6 करेंगे तो 1 हो जाएंगे। और ये सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या होती है। और इनके बीच का अंतर आप देख लेंगे, विषम संख्या मिल गया। ठीक है, तो विषम मिल गया, और यही क्या बन जाएगा इसका, सब मिलाकर के आंसर। आप आंसर यही तक ही लिखेंगे। ठीक है, तो आप अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे तो आप 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 1 हो जाएगा, 6 3 3 हो जाएगा, 5 4 1 हो जाएगा, 5 6। यहाँ पे अगर थोड़ा सुविधा है तो लिख सकते हैं 6 5 करते हैं, 6 - 5 कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। इस टाइप से आप विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, अंतर ज्ञात लीजिए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में आपको निकालने हैं। इसका फिगर दिया गया है, P और Q है, ये आपका प्रांत है, और ये आपका परिसर है। ठीक है, और इसका प्रांत परिसर ज्ञात करना है। चलिए पहला हम लोग क्या करते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप निकालते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए थोड़ा समझिए आप। 5 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 प्राप्त होगा ना। 5 में से 3 अगर हम घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 5 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 2 का है। 6 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 2 का है। 7 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 2 का है। अगर इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में हल करना चाहें, लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हम r बराबर मझोला कोष्ठ के अंदर x और y का है ना, तो x कामा y, इसको बंद करके सच दैट y की वैल्यू अगर रखना होगा तो लिखेंगे y बराबर x - 2। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, अगर हम x - 2 रखते हैं तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, यहाँ नोट मत कीजिएगा, इसको समझ लीजिए। अगर हमने x की वैल्यू 5 रखा, इसकी वैल्यू 5 रखा, तो ये बताइए y बराबर 5 - 2 बराबर 3 हो जाएगा ना। तो अब ध्यान दीजिए ये कि हमारे पास प्रांत और परिसर इस टाइप से दिए गए हैं, जिससे 5 और 3 यहाँ हम लिख के समझा दे रहे हैं। अगर 5 और 3 का कॉम्बिनेशन युग्म बने हुए इस टाइप से, तो निश्चित रूप से ये जो होता है इसको हम x बताते हैं, और ये जो होता है इसको क्या बताते हैं, y। बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए, तो y की वैल्यू क्या मिल गया है, यहाँ पे 3 मिला है ना समझाने पर, और x की वैल्यू कितना है, 5। हमने जब x का मान 5 रखा तो देखिए यहाँ पे y बराबर x - 2, मैंने इसके जगह पे अगर हम 5 रख देंगे तो निश्चित रूप से 5 में से 2 जाएगा तो हमें 3 मिलेगा, जो यहाँ पे इसके संयोग में है। बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x - 2। और एक चीज और करना है इसमें, जो x है इनके सभी एलिमेंट p और q के युग्म में है, मतलब p और q के गुणन में प्राप्त हो जाएंगे। बात समझ लिए आप। ठीक है, या फिर एक और चीज कर सकते हैं कि x के एलिमेंट p में भी हो सकते हैं, और एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हैं y के एलिमेंट q में भी हो सकते हैं। मतलब x का p में और y का q में। आप देख रहे हैं ये जितना है, आपको हम थोड़ा समझाने के लिए बता रहे हैं, इस पूरे युग्म को हम x मानते हैं और इस पूरे युग्म को क्या मानते हैं, हम y मानते हैं। मतलब
परिसर के जितने भी युग्म अवयव होते हैं वो आपके y के रूप में होते हैं, और प्रांत के जितने भी अवयव होते हैं किसमें होते हैं, x के रूप में होते हैं। थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमने क्या किया कि r इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे x का y सच दैट y बराबर x माइनस 2, यानी x की वैल्यू हम पुट करेंगे। यह है, इसमें देख सकते हैं x की वैल्यू पूरा यही है, और x के सभी एलिमेंट p में है तो देख सकते हैं p में है, और y के सभी एलिमेंट किस में है, q में है, तो q में लिखा गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब यहाँ तक ठीक है तो इसको हम सेकंड वाले पार्ट मतलब हम लिख सकते हैं किसमें, रोस्टर विधि में, रोस्टर विधि से। तो जब हम इसको रोस्टर विधि से अगर हल करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, हम यहाँ लिखेंगे हम r इज इक्वल टू इस मझोले कोष्ठ के अंदर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, 5 और 3 का पहला युग्म है ना, तो यहाँ पे मझोले कोष्ठ के अंदर 5 और 3 लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, 6 और किसका है, 4 का है, और तीसरा 7 और किसका है, 5 का है, 7 और 5 का निकालेंगे। यहाँ तो कोई असुविधा नहीं है, ठीक है। प्रांत का देखिए एक चीज और, अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम बता दे रहे अच्छी तरह से, प्रांत का प्रथम अवयव, प्रांत का प्रथम अवयव क्या होता है, प्रथम अवयव। अगर हम प्रथम अवयव को लिखते हैं तो प्रांत जो होता है उसका प्रथम अवयव, मतलब जो भी युग्म बना है ना ये वाला, इसका प्रथम जो अवयव होता है वो प्रांत का प्रथम अवयव होता है। प्रांत जो होता है वो किसी भी अवयव का प्रथम भाग होता है, और परिसर किसका होता है, द्वितीय होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, ये हटा दीजिएगा, कामा दीजिए, प्रांत प्रथम अवयव होता है और उसके बाद से परिसर द्वितीय अवयव होता है। तो प्रांत बराबर अगर बात बनेगी तो लिख सकते हैं r का प्रांत बराबर, तो इस मझोले कोष्ठ के अंदर क्या लिखेंगे हम, 5, 6 और 7, यहाँ लिख लीजिए 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, इसको आप बंद कर लीजिए, इसको हटा करके, ठीक है, ये बन गया। अब दूसरा बन गया क्या, r का परिसर, r का परिसर, तो आप खुद ही समझ गए होंगे। अब जब r का परिसर निकालेंगे हम तो सेकंड वाला द्वितीय जो होता है किसी भी युग्म का दूसरा जो अवयव होता है वो आपका क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। मतलब यहाँ लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 बन जाएगा, और यही दोनों क्या बन जाएंगे, इनके आंसर बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन जस्ट अभी बता रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। है क्वेश्चन ये कि माना कि a बराबर कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 6 है का मान लीजिए कि r a पर a b सच दैट a b एलिमेंट a संख्या b को क्या कर रहा है, यथावत विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो इसको रोस्टर विधि में लिखना है, तो सबसे पहले हम रोस्टर विधि को हल करते हैं। पहली बात, पहला इसमें रहेगा कि रोस्टर विधि से लिखने पर, या रोस्टर विधि में लिखने पर कर लेते हैं, रोस्टर विधि में लिखने पर तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें इसका टोटल वैल्यू मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि r इज इक्वल टू, क्या मान निकलेगा इसका, r इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे दिया गया मझोले कोष्ठ के अंदर a, b दिया गया है। जब a, b दिया गया है तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं a, क्योंकि दिया गया है कि a, b एलिमेंट a है, मतलब a के सभी अवयव और b के सभी अवयव a वाले अवयव से यथावत विभाजित हो जाएंगे या उसमें उपस्थित है, कहने का मतलब यही ना है। तो हम लिख सकते हैं a, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, b और एलिमेंट किसका, a का, b एलिमेंट किसका, a का। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि जो संख्या a है, यहाँ लिख सकते हैं क्या कि संख्या a क्या करेगी, संख्या b को विभाजित करती है, संख्या b को चाहेंगे तो यथावत लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, विभाजित करती है। जब संख्या b को यथावत विभाजित करती है, जैसे इस प्रकार, जैसे मान लेते हैं इसी प्रकार, जैसे मान लीजिए हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2/2 है तो
2/2 मतलब 1 हो जाएगा ना। इसका मतलब 2 में 2 से हमने भाग किया तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है ना। तो इस संख्या को यथावत विभाजित करने का मतलब क्या है कि इस संख्या का पूरा पूरा विभाजन होना, पूरा पूरा विभाजन होना। तो ये बताइए, अगर हम इसका विभाजन बिंदु बना सकते हैं तो क्यों ऐसे नहीं लिख सकते हैं r बराबर, पहली बात इसके लिए ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन बनना है। तो चलिए हम मान लेते हैं ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और दूसरा बी बराबर में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ए और बी का मान निकालेंगे हम, तो लिख सकते हैं ए बराबर एक कोष्ठ में 1 2 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 दिया गया, 6 कर लीजिए, ठीक है। और वही बी बराबर भी वही बात रहेगी 1 2 3 4 और यहाँ पे 6 है तो 6 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ r बराबर यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अगर इसका पूरा मान लिखे मतलब ये कहें कि एक और a और b का विभाजन कैसे होगा, तो निश्चित रूप से a और b का मान आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख चुके हैं, आप चाहेंगे तो अस्थायी रूप से लिख सकते हैं। ये बताइए, अगर हम 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या वो पूरा पूरा विभाजित नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो हम 1 और 1 का कॉम्बिनेशन पहली बार इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाया और इसका देखते हैं, क्या हम 1 में 1 से अगर 2 में भाग देंगे तो नहीं कट जाएगा, वो कट जाएगा। जब कट जाएगा तो निश्चित रूप से क्या बन जाएगा, इसका विभाजन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि अब ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें भाग देने के बाद कट जाए। अब 3 में भाग देंगे तो भी कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, 3। 4 में भी भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। और 6 है तो यहाँ पे 1, 6 भी देंगे तो कट जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? अब हमें क्या करना है, देखिए अगर हम 2 से 2 में भाग देंगे तब भी कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2, 2। लेकिन हम 2 से 3 में अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजन नहीं होगा, तो इसको न लिख करके 2 से अगर 4 में देते हैं तो यहाँ बन जाएगा 2 और 4। 2 से अगर 6 में देंगे तो ये भी कट जाएगा, तो 2 और किसका कॉम्बिनेशन, 6 का कॉम्बिनेशन। यहाँ तक परफेक्ट है। चलिए अब यहाँ थोड़ा आ जाइए, 3 में 3 से भाग देंगे तो कटेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 3, 3। लेकिन 3 से अगर 4 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 6 में कट जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 3, 6। चलिए और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। अभी बताइए, 4 में 4 से भाग देंगे तो कटेगा ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4, 4। क्लियर है यहाँ? लेकिन अगर 4 से 6 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, लास्ट बटा 6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 6 और 6। यहाँ तक परफेक्ट है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, पहली बात तो हो गया, दूसरी इसकी बारी है। तो दूसरा में ये कहा गया है कि हमें प्रांत बताइए, तो आप लिख सकते हैं प्रांत बराबर किसका प्रांत, तो आर का प्रांत। तो आर का प्रांत निकालना है, तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा कर लीजिएगा, आर का प्रांत, आर का प्रांत बराबर, तो आपको पता है पहले वाला प्रांत होता है ना। तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, 1, 1, 1, 1, 1 यहाँ तक है, 2, 2, 2 यहाँ तक है, 3, 3 यहाँ तक है, 4, 4 यहाँ तक है, 6, 6 यहाँ तक है। इसका मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 6 कर देंगे तो ये आपका प्रांत निकल जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्या है इसमें, थर्ड कहा गया है कि आर का परिसर, आर का परिसर निकालना है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि परिसर में भी वही अंक मिलेंगे आपको, 1, 2, 3, 4, 6, 2, 4, 6, 3, 6, 4, 6, मतलब वही अंक है बिल्कुल। तो लिखिए 1, 2, 3, 4, 6, तो इसमें भी बन जाएगा 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 6। इतना कंफर्म है। और जब इतना कंफर्म है तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वही संख्या हो सकती है जिस मतलब हम लिख सकते हैं कि यह अंक ऐसा होता है, जो भी अंक जो 20 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो गया है वही अंक इसमें स्थापित, क्योंकि देख लीजिए 1 में 1 से भाग देंगे कट जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे कट जाएगा, 3 में 3 से कट जाएगा, 4 में 4 से, 6 में 6 से। तो आखिरकार हमने a माना इसको, b माना इसको, x माना इसको, y माना इसको, और दोनों का अगर हम भाग देंगे तो यथावत पूर्व से कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे तो यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जस्ट अभी बता दें।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 है कि r बराबर कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में x कामा x प्लस 5 ब्रैकेट बंद सच दैट x एलिमेंट यानी जो अवयव है जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो r के हमें प्रांत इसको परिभाषित करके r के प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम हल, और हल में क्या दिखाएंगे हम ये लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू मॉड्यूलर कोष्ठ के अंदर छोटा कोष्ठ और यहाँ पे x कॉमा x प्लस 5 ये बंद हो गया सच दैट x का एलिमेंट जो है ये निश्चित रूप से 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और यहाँ पे 6 है, सॉरी 5 तक ही है तो यहाँ पे 5 रख लिख सकते हैं। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं क्या कि x बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 रखने पर। बात समझ रहे हैं आप? जब ये मान रखा जाएगा तो निश्चित रूप से a और b अर्थात x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे r बराबर इस ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर छोटे से कोष्ठ में x की वैल्यू पहले हम 0 रखते हैं, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर और 5 रखेंगे। तो चलिए पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं, 0, 0 प्लस 5। क्लियर है इतना? दूसरा x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, 1 प्लस 5 बंद हो गया। तीसरा 2, 2 प्लस 5 हो जाएगा, बंद हो गया। तो चौथे में 3 है तो 3, 3 प्लस 5। पांचवे में 4 है, 4, 4 प्लस 5। अब देखिए 5 तक करना है ना हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 प्लस 5 बंद हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अब इसको आप बंद कर लीजिए। ठीक है, अब पुनः एक बार और r बराबर यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। पहला हम लोग ये बनाएंगे, पहला ये बनाएंगे तो निश्चित रूप से 0 की जगह पे 0, 5 और 0 कितना होता है 5। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। सेकंड 1 की जगह पे हम 1 लिख लेते हैं, 5 और 1 कितना होता है 6 होता है, तो 6 बना लीजिए। इसमें 2 की जगह पे 2 हो जाएगा, 5 और 2 कितने होते हैं 7 होते हैं। इसमें आपके पास 3 है, 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं, 8 हो गया। इसमें कितना 4 है, 5 और 4 कितने होते हैं 9 होते हैं, 9 हो गया। ठीक है, अब लास्ट आपके पास है 5, 5 और 5 कितने होते हैं 10, तो इसको बंद कर लीजिए और ये भी बंद हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो इसका परिभाषा निकल गया, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है अभी, इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत और परिसर एक और आसान इसका तरीका है, चाहेंगे तो आप 1, 2, 3, 4 करके कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसका डायग्राम जो होता है उस टाइप से ही बता दे रहे हैं। चलिए तो हम यहाँ पे इसको निकालते हैं। पहले लिखेंगे हम r का प्रांत, r का प्रांत। तो r का प्रांत पहले ही बताया हम कि पहला जो अवयव होता है वो प्रांत होता है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कितना हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा और ये आपका बंद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? अब देखिए फिर क्या निकालना है, r का परिसर, r का परिसर निकालना है। तो r का परिसर हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, वैसे ही कर्ली ब्रैकेट कर लीजिए और लास्ट यानी दूसरा वाला जो द्वितीय जो अवयव होता है वो आपका परिसर बन जाता है। तो ये बन जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10, ये आपका 10, इतना हो गया। हम इसका r का प्रांत और r का परिसर दोनों निकाल लिया। अगर आप इसको डोमेन और रेंज के रूप में अर्थात आप वेन आरेख होता है उस पर रखेंगे तो इसको भी देख लीजिए एक बार। बिल्कुल आपको करने क्या है, ये आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। आप एक गोला बना लीजिए इस टाइप से, पहला और ये दूसरा गोला बना लीजिए। ठीक है, ये आपका होता है प्रांत और ये हो जाएगा परिसर। दो भाग बन गए प्रांत और परिसर। प्रांत में आपको पता है पहला वाला हम लोग युग्म बन लिखते हैं, पहला वाला अवयव लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक है तो लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10। अब देखिए इसमें क्या है, सेकंड 5, 6, 7, 8, 9, 10 है तो पहले ही लिख लीजिए 5, 6, 7,
8 9 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब चाहेंगे तो 11, यहाँ पे 12, यहाँ 13, 14, 15 जो भी मन करे लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो इसका बन जाएगा इससे, इसका बन जाएगा इससे। आप देखते चलिए यहाँ पे 0 5 1 6 यही ना है। अब उसके बाद 2 7 का है तो 2 7 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। 3 8 का है 3 8 का बना, 4 9 का 4 9 बना लीजिए। 5 10 का है तो 5 10 देख लीजिए। 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 और 5 10 सबका कॉम्बिनेशन बन गया। अगर यहाँ से आपको प्रांत निकालना है तो आप यहाँ से प्रांत निकाल सकते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 ये प्रांत बन गया। और ये आपका परिसर एक बार और लिख लेते हैं तो परिसर जिससे मैच किया लिख लीजिए 5 6 7 8 9 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। ये भी आपका आंसर हो जाएगा इस चित्र अनुसार। और चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं क्या इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जस्ट बता रहे हैं आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये है कि संबंध r रोस्टर में निकालना है इसका। r बराबर कर्ली ब्रैकेट में है x x पे q सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है जो जिसको हमें रोस्टर रूप में निकालना है। तो सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। और हल में एक चीज पहला नोटिस करना है ये कि 10 से कम अभाज्य प्राकृत संख्या, अभाज्य प्राकृत संख्या। पहले तो ये निकालना होगा हमें। जब इससे कम निकालना है इसका मतलब ये हो जाएगा कि सबसे पहले 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है, 5 बन जाएगा और यहाँ पे 7 बन जाएगा। ये सभी संख्याएं क्या है 10 से कम है ना, तो इसमें हम दिखा सकते हैं कि 10 क्या है बड़ा हो जाएगा ना, इसका मतलब ये बड़ा है। यानी इससे छोटे जितने भी अभाज्य संख्या होंगी इनको इस वाले मेथड पे रख करके हल करना है। इतनी बात समझ रहे हैं आप। चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रोस्टर रूप में लिखने पर। तो ये बताइए यदि हम इसको रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। यही नहीं कहेंगे हम r बराबर क्या लिखेंगे। पहली बात देखिए संख्या x का क्यूब है तो पहले हम 2 को लेंगे तो यहाँ यही ना बनेगा 2 पर क्यूब। इसको बंद कर लेते हैं, इसको हम बड़े से कर्ली ब्रैकेट में रख लेते हैं। चलिए सेकंड पे चलते हैं। 3 है तो यहाँ लिख सकते हैं 3 पर कितना घातांक 3 हो जाएगा। यहाँ तक ओके है। यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ हो जाएगा 5 पर क्यूब, इसके हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 7 पर क्यूब हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। यह लिख सकते हैं r बराबर बड़े से ब्रैकेट में पहला मान निकालते हैं हम। 2 की जगह पे तो पहले 2 हो जाएगा कामा, 2 का क्यूब क्या होता है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 2 गुणे 2 बराबर कितना होता है 2 दूना 4 दूना का 8, यानी ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। इसका युग्म रेडी हो गया, तैयार हो गया। दूसरा यहाँ पे 3 की जगह पे 3 का क्यूब क्या होता है तो आपको पता है 3 × 3 मतलब 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ बन जाएगा 27, 3 कामा 27 बन जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ 5 की जगह पे 5 का क्यूब निकालने हैं आपको तो आप निकाल सकते हैं 5 × 5 × 5, 5 5 25 5 125, 5 5 25 5 125, तो ये हो जाएगा 125। इसका भी युग्म रेडी हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है चौथा, यानी इसका कितना 7 पे क्यू तो 7 की जगह पे 7, और आपको पता है कि 7 × 7 करेंगे तो 7 7 49 7 होता है 343, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 343। यहाँ तक ओके है। और जब ओके है तो यही क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा, यही क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो कहा गया ना कि अभाज्य संख्या रोस्टर रूप में लिखना है तो r बराबर ये टोटल मान मिल गए। अगर आपसे ये कहा जाए कि चलिए इसका भी प्रांत और परिसर बताइए तो आपको बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया है लेकिन आप लिख सकते हैं क्या कि प्रांत और प्रांत बराबर कितना 2 3 5 और यहाँ 7 हो जाएगा। और उसके बाद से अगर इसका भी परिसर निकालने हैं तो परिसर हो जाएगा आपका 8 27
और यहाँ पे 125 और यहाँ हो जाएगा 343। लेकिन ये चीज इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, सिर्फ इसका ये कहा गया है कि x कामा x का क्यूब इज इक्वल टू एक संख्या जो बना है वो 10 से कम प्राकृत संख्या होनी चाहिए, वो भी कैसा, अभाज्य संख्या। कैसा, अभाज्य संख्या। तो सभी अभाज्य संख्याओं का योग बना हुआ है, इसका मान निकाला गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जस्ट बता रहे हैं अभी। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मान लीजिए कि a बराबर कर्ली ब्रैकेट में x कामा y कामा z और b बराबर 1 2 है। a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें a से b के जितने भी संबंध हैं इनकी टोटल संख्या ज्ञात करनी है कि वास्तव में इनमें कितने संबंध हो सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, इस हल में हमें दर्शाने पड़ेंगे, इसकी टोटल वैल्यू लिख लेते हैं, a की वैल्यू, यानी a बराबर कितना है, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट में x कामा y कामा z हो गया। ठीक है, और b बराबर क्या है, तो b बराबर दिया गया है 1 और 2 दिया गया है। इतना तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये बताइए, हम ऐसे लिख सकते हैं na बराबर यहाँ पे हो जाएगा x कामा y कामा z, x कामा y कामा z, इसको ही बंद कर लिए। और दूसरा कॉमा ऐसे करके n और यहाँ b बराबर क्या लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं 1 और यहाँ पे 2। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है, आप बिल्कुल दिखा सकते हैं इस टाइप से। तो ये बताइए, अगर हम ये कहें कि a से b में कुल अवयवों की संख्या निकालनी है, यानी a से b में कुल अवयवों की संख्या, अगर हम कुल इसकी अवयवों की संख्या निकालें तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप इसको ऐसे बना लीजिए। देखिए यहाँ पे x है, x यहाँ दिया गया है, x है 1 है, तो पहली बात आप ऐसे लिखेंगे x और 1 का एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे, और दूसरे का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, x और 2 का बन जाएगा। तीसरे का कॉम्बिनेशन y और 1 का बन जाएगा। दूसरे का कॉम्बिनेशन y, 2 का बनेगा। इसका कॉम्बिनेशन z और 1 का बनेगा, और फिर से z और 2 का बन जाएगा। ये बंद हो गया। यहाँ तक क्लियर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने टोटल अवयवों की संख्या हो गई इसमें, तो 6 हो गया, जिसमें आपको पता है कि पहला दूसरा, पहला अवयव दूसरा, प्रथम अवयव और द्वितीय अवयव। बात यह है कि इनके जो युग्म बन रहे हैं वो कितने कितने अवयवों का है, 2 2 का है। कितने कितने अवयवों का है, 2 2 का है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 2, और 2 के टोटल अवयव कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे बन जाएंगे 6। 2 का घातांक 6 का मतलब कितना, तो आपको अच्छी तरह से पता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना का 64, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 64, और 64 कर देंगे तो यही बन जाएगा क्या, इसका आंसर बन जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। अगर इसको 64 लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि a और b में उप समुच्चयों की संख्या कितनी है, तो लिख सकते हैं a गुणे b में उप समुच्चयों की कुल संख्या बराबर कितना, 64, और फिर से आप लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारी पूरी वीडियो क्या अच्छी लगी होगी। आशा करते हैं वीडियो पूरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे सभी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर मेरा ये चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज़ ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए। और अब तक जितने भी इससे पहले के वीडियोज हैं, यानी प्रश्नावली आपका 1.1 से लेकर के और 2.1 तक, इससे पहले तक के जितने भी वीडियो हैं, पूरे वीडियोज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में यानी वीडियोज लिस्ट में सब मिल जाएंगे। आप देखने का प्रयास कीजिए, और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई संदेह हो, समझ में ना आता हो, तो आप कमेंट भी कीजिए। और वीडियोज़ को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो पूरा स्टेप आपको समझ में आएगा कि बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है। अगर आप स्किप करेंगे तो पूरी से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
तो आप स्किप करेंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। आप प्रयास कीजिए पूरा देखने के लिए। और उसके बाद से अगर आपको चैनल में कोई असुविधाएं हैं तो आप बिल्कुल इसको आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे चैनल नाम यही है, ट्रिकी मैथ। मैथ में ई जरूर लगाइएगा, मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर। आप चाहेंगे तो बिल्कुल इसको सर्च करके और यूट्यूब पर पूरी वीडियोस आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी के हिसाब से, ठीक है, तो आप चाहेंगे तो ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन MATHE जरूर लगाइएगा, एस आपको नहीं लगाने हैं, MATHE लगाएंगे तो आपको वीडियोस कहीं भी मिल जाएगा। अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए नाम, जैसे ही सर्च करेंगे आप पूरा वीडियोस मिल जाएगा। अब तक पूरी प्रश्नावली जो 1.1 से लेकर के अब तक के जितने वीडियो बनाए गए पूरी तरह से संक्षिप्त रूप में बताया गया क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पूरी तरह से देखिए, ठीक है। तो आप इस चैनल को सर्च कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी बताइए इसको, ताकि हम आपके अगर सहयोग रहेगा तो इससे भी आसान तरीके से आराम से जितने भी क्वेश्चंस है पूरे का होल सोल्यूशन आपको हम लाते रहेंगे। और आप मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.